नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जानते हैं अध्याय 5 इतिहास का 5वां चैप्टर यानी क्लास 6 का देखेंगे। प्रारंभ चैप्टर का नाम है आपका 5वां का प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण। इसमें देखिए चौपाल पे सभी लोग यहाँ बैठे हैं, शहर और नगर के लोग। गांव के चौपाल में रहमान और राजीव रहमान और राजीव गांव के चौपाल में बैठे हुए हैं। वहां के लोग अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा भारतीय संस्कृति काफी पुरानी है, दूसरे ने कहा कि अंग्रेजों में हमें सभ्य बनाया है। इस पर तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के विचारों को जोरदार विरोध किया और कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। रहमान और राजीव एक दूसरे से कहने भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का क्या मतलब होता है। यानी दोनों क्वेश्चन करने लगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय ये सभ्यता का मतलब होता क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, ये नवपाषाण युगीन स्थल का मानचित्र यहाँ पे दिया गया है। कहाँ पे बंगाल खाड़ी है, कहाँ पे अरब सागर है और कहाँ पे क्या चीज़ है वो दिया गया है। इसमें नवपाषाण युग का मानचित्र है। यह धातु युग क्या है? धातु युग है क्या? नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ था, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल किया था। धातु युग में ही आग जलकर सिंध में कोटदीजी और अमीरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेलो और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थानों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगे। रंगाए हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूर का व्यापार करने लगे और पक्की ईंट के बने घरों में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ किलेबंदियां भी की गई थी। धातु युग का आरंभ नवपाषाण युग में एक अंतिम चरण में हुआ था। पहला धातु तांबा था, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता है। इस भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण संस्कृति उदित है। इन संस्कृतियों को लोग बड़े पैमाने से पर कृषि उद्यापन करने लगे थे। आप पिछले अध्याय में खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित हुए होंगे। संस्कृति अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। इसमें बड़े आकार की बस्तियां के बराबर थी। इन संस्कृतियों से जुड़े कृषि, पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य हैं। मानव संस्कृति सभ्यता व्यवस्था में कैसे प्रवेश करती है? आइए जानेंगे कि मानव संस्कृति सभ्य व्यवस्था में कैसे प्रवेश करती है। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति साम्यावस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहर आबादी की पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी चीज़ें की पूर्ति होती है, लंबी दूरी व्यापार करना होता है और कारीगर, कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया है। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मापदंडों को पूरा करती है। नवपाषाण युग के बाद विश्व में कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति की सभ्यता व्यवस्था में प्रवेश किया है। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता, ये सारी चीज़ें प्रसिद्ध है। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप और के तौर तरीके, कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराओं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसे ही संस्कृति कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब समझते हैं? जैसे कि हम लोग के माँ बाप थे, उनके माँ बाप थे, उनके माँ बाप हम लोग के नाना नानी लग गए, उनके और दादा दादी हैं तो पापा के हो गए, तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी उसके दादा दादी हो गए, उनके माँ बाप हो गए। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है संस्कृति का, जो कि परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उसे ही क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति के तात्पर्य व्यक्ति का परिष्कृत व्यवहार से जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है एवं इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक होता है। यानी एक पीढ़ी जो दूसरे पीढ़ी को बताते हैं वो दूसरा पीढ़ी करता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पीढ़ी तक, ऐसे ही इसी तरह समाज में सिखाया जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसका हस्तांतरण करते जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज लगभग 150 साल पहले पश्चिम पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल में खंडर का पता चला। इस खंडर में महत्व को नहीं जाना, इस खंडर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदार ने हड़प्पा खंडर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। सन 1921 में
पुरातत्व में इस स्थल का व्यवस्थित खनन हुआ, तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा प्रमुख है। पुराविदों ने लगभग मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा प्रमुख है। पुराविदों के ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया। चूंकि हड़प्पा नगर की खोज में सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्थल को पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली, जैसे मुहरे, मन के मापतौल के बाट, कारों से बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। इन स्थलों से मूर्तियां भी मिली। देखिए यह मानचित्र सभ्यता का विस्तार क्षेत्र इस तरह से था, इस मानचित्र में दर्शाया गया है। हड़प्पा नगरों की स्थिति, नगर, खोजकर्ता, वर्ष और नदी तट, यानी कौन सा नगर किस जगह पे था, इसके खोज कौन किए थे और किस वर्ष में किया गया था और किस नदी तट के पे ये है। तो आए जानते हैं। नगर हड़प्पा है के खोज करता है दयाराम साहनी, वर्ष 1921 में हुआ था और ये रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो, राखा लदास बनर्जी, इनके मोहनजोदड़ो का राखा लदास बनर्जी हैं खोजकर्ता, और ये 1922 ईस्वी में हुई थी इसकी खोज। और ये कहाँ है तो सिंधु नदी के तट पे है। कालीबंगा ब्रजवासी लाल खोज करता है इनके, और वर्ष 1961 में की गई थी और घग्गर नदी घाट के पास है। लोथल रंगनाथ राउनी खोज करता है इनके, वर्ष 1954 ईस्वी में इन्हें ये लागू हुआ था और ये कहाँ है तो भोगवा नदी तट के पास। अब आते हैं धौलावीरा। R.S. विस्ट ने इनका खोज किया था 1989 ईस्वी में और 90 ईस्वी में। ये चंदूदड़ो है, चंदूदड़ो गोपाल मजमूदार, ये इनका खोज किया था। चंदूदड़ो का खोज करता है गोपाल मजमूदार, और ये कब हुआ था तो कौन से वर्ष में तो 1931 ईस्वी में, और सिंधु घाटी के तट पे है ये। रंगपुर माधोस्व, ये इनके खोज करता है माधोस्व रूपवंश, और इनकी खोज 1931 ईस्वी से 53 ईस्वी तक हुआ है, और ये कौन से घाट पे है तो माधुर घाट पे है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित है। नगर की पश्चिमी, ये देखिए इस तरह के महास्नागर मोहनजोदड़ो में स्थित है। ये देखिए आपको ये चित्र से पता चल रही होगी। इसके आगे हिस्सा छोटा परंतु उनकी जगहों पर बसा था। हिस्सा छोटा परंतु उनकी ऊंची जगहों पे बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा पर बड़ा ही निचले इलाकों में बसा था। उसी जगहों पर बसे छोटे हिस्से को पुरातत्वविदों में नगर दुर्ग कहा है, और निचले इलाकों को निचला नगर कहा गया है। माना जाता है कि नगर दुर्गा में शहर से सुखी संपन्न लोग रहते हैं, यानी नगर दुर्गा जो है वहाँ सुखी संपन्न लोग रहते हैं, जबकि निचले नगर के साधारण लोग रहते हैं, यानी मीडियम साइज के मीडियम लोग रहते हैं। हर नगर की 4 दीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई है। ईंटों का निर्माण एवं दीवार बनने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूत से खड़ी रह सकी। कुछ नगरों में दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला जिसे पुरातत्वविदों को महास्नानागार कहा है। क्या कहा है तो इसे पुरातत्वविदों का महास्नानागार कहा है।
तालाब के दोनों सिरों पर सीढ़ियां बनी हुई है। तालाब का फर्श तराशी गई है, ईंटों से बना है। इसमें यानी तराशा गया है बहुत अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं कि डिजाइन बना हुआ है, किससे, तो ईंटों से बना हुआ है। इसमें यानी यह रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास भी एक कुआं मिला। स्नानागार में पानी इसी कुएं से निकालकर भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकलने की व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता था कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यानी स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ देखने के बाद विशिष्ट नागरिक यानी विशेष लोग, नागरिक विशेष अवसरों पर यानी कुछ कुछ अवसरों पर वहाँ पे जाकर नहाया करते थे, स्नान किया करते थे। ये देखिए इस तरह का है बना हुआ। हड़प्पा का अन्ना नागर है ये। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली। इन संरचनाओं को अन्ना नागर या कोठर के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया गया है। यानी अग्निकुंड जो मिला है लोथल नगरों में, वो सभी लोगों को संभवतः यानी अनुमान लगा है कि इसे यज्ञ करने के लिए रखा गया है। नगरीकरण का अर्थ होता क्या है? नगरीकरण का एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नागरीय जीवन पद्धति का तात्पर्य है नगर में निवास करने वाले लोग के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, व्यवहार, पेशा आदि इत्यादि से। नगर यानी शहर, क्या उसका जीवन यापन किस तरह से होता है, उसका खान पान, आभूषण जो होता है, कपड़ा, बातचीत करने का संबंध और व्यवहार, पेशा यानी ये क्या कहते हैं, पेशा का मतलब होता है कारोबार या फिर ये आप कह सकते हैं व्यवसाय। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नागरीय समुदाय में अस्तित्व आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेशवाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा आदि संबंध में अनेक संस्थाएं होती है। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिलीय इमारतें इनकी विशिष्टता होती है। जगह जगह पर आवासीय कॉलोनी होती है। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात ये इत्यादि के देखरेख प्रशासन के द्वारा की जाती है। यानी शहर में ये सारी सुविधाएं मिलती है। यानी जगह जगह पे दुकानें होती, सभी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे मंजिलें होती हैं। सफाई के लिए, यातायात के लिए, सारी चीज़ के लिए प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहाँ कृषि कार्य नहीं होता। जरूरी यानी शहर में क्या होता है कि यहाँ पे नहीं होता है कृषि कार्य का काम। जरूरी खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति खेतीहर इलाकों से होने लगती है। यानी ज़रूरत करने पर वहाँ से लोग लाकर यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, यानी रोजगार करते हैं, उसे बेचते हैं। भारत में नगरीकरण की प्रतिक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नागरीकरण हो गया है। इमारत, सड़कें और नालियाँ यानी 28% लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, नगर में बसने लगे हैं। कहाँ के, तो भारत के। इमारत यानी शहर में इमारत, सड़कें और नालियाँ। हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिले और कुछ 3 मंजिले भी होते हैं। प्रत्येक घर में एक आंगन होता है, उसके चारों ओर कमरे बने होते हैं। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों के बजाय गली में खुलते हैं। अधिकतर घरों में एक स्नानघर होता है और घरों में कुआं भी पाए जाते हैं। ये सब गांव की ये सुविधाएं होती है। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी होती है। यानी नगर में होता है कि नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी होती है, अंदर ही अंदर नालियां बनी होती है। इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए भी नालियां का उचित प्रबंध किया जाता है। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाते हैं, जिनकी गलियां तथा सड़क एक दूसरे के लगभग समकोण पर काटती थी। इस तकनीकी की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो गया है। जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी।
घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली बनी हुई मध्य आकार में निकास नलियों तक पहुंचते थे। मध्य आकार वाली नलियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थी। नाले ईंटों से ढके होते थे। बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे भी बने होते हैं जिनमें गंदगी इकट्ठी होती है रहती है। गंदगी को निश्चित समय पर साफ किया जाता है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा तक लोग स्वास्थ्य और सफाई के प्रति कितने जागरूक है। यानी देखिए इस तरह से कुआं का चित्र बनाया गया है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो की सड़कें यह है और यहाँ पे कुआं है। अब है नगरीय जीवन। हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियों एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था तथ्य इस प्रकार उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। यह भी संभवतः है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर से प्रदेशों में भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंटें बनाने का काम करते थे। इन नगरों में लिपिक भी होती थी। यानी इस नगरों में क्या होता है, शहरों में लिपिक भी होते हैं जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे जो अब नष्ट हो चुके हैं। इनके द्वारा मुहरों, हाथी दांत आदि पर लिखे हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकारी स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों में या निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। यानी स्त्री पुरुष जो थे वो मिलकर काम करते थे और घरों में अच्छी तरह तरह के, कोई पत्थर के कुछ बनाते थे, कोई बुनकर औरतें लोग बनाती थी, कोई पत्थर काटने वाले होते थे। ये सारी चीज़ें करते थे। हड़प्पाई नगरों में निवासी सूती वस्त्रों को तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, करबंद, कान की बालियां तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबों की प्रयोग होता था। गहनों का निर्माण में गोमद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग से पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया गया। सख्त पत्थरों के नाप तोल के लिए बाट तथा गहने और तौर पर इस्तेमाल किए गए मनके का निर्माण किया गया जो आभूषण इस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए ये सारे पत्थर हैं, उनसे ये तैयार किया गया है आभूषण यानी गहना। अब है बच्चों के खिलौने में छोटे छोटे चक्के वाली गाड़ियाँ, पशमूर्ति आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती है। लोग पासे का खेल भी खेला करते थे। आभूषण इस तरह से है, देखिए गले का हार है। मोहरे हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट लक्षण है। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों तो थोड़ा पत्थर से बनी मोहरे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मोहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मोहरे अपनी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियां मिलती थी और दूसरी पर कुछ लिखा होता था। मुहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2-4 शब्द ही पाए जाते थे। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने, देखिए बताया गया था ना हड़प्पाई मुहरे पर कैसा होता था, कहीं पे चित्र बना होता था और कहीं कुछ पे लिखा होता था। ये देखिए जानवर का चित्र बना हुआ हड़प्पाई मुहर पे और कहीं पे लिखा हुआ है। हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? हड़प्पाई नगर गांवों से घिरा होता था। गांव के लोग शहर में रहने वाले लोगों को खाने का सामान उपलब्ध कराते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित रहते। खेती जमीन का खोदकर और हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुओं एवं नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस और बकरियां मुख्य पालतू पशु थे।
भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रह एवं शिकार भी चलता रहा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान से खेतरी से तांबा, कर्नाटक से कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, अफगानिस्तान का बदसखा यहाँ से बैदुरिया मणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू कश्मीर से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया अभिलेखों से मेलुआ की चर्चा मिलती है। मेलुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। किससे था? तो मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किससे था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता से था। नगरवासियों का धार्मिक जीवन। हड़प्पाई नगरवासियों के जीवन हड़प्पाई लोगों को उर्वरता की देवी समझते थे और उनकी मातृदेवी की पूजा खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी से की स्त्री मूर्ति भारी संख्या में मिली। एक मुहर पर पुरुष देवता का चित्र मिला। चित्र देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया। इसी तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते। इसके बीच एक सिंग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है का विशेष महत्व है। इसके बाद कुबड़ वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि मातृदेवी, पुरुष देवता और पशु की अतिरिक्त किसी भी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते हैं। इसलिए देखिए पशुपति का मुहर किस प्रकार से रहता था। देखिए दोस्तों चित्र बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से। उनसे बचने के लिए ताबीज, यानी भूत प्रेत से बचने के लिए बहुत विश्वास रखते थे। उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाने एवं जलाते भी थे। सूक्ष्म निरीक्षण। अब धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा है। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बांटा हुआ था। गढ़ी मध्य सागर, पहला है गढ़ी मध्य सागर और दूसरा है निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्य सागर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद निचला किलेबंद नहीं था। गढ़ी और मध्य नगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्य नगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता था कि खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए थे। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफेद पत्थरों के टुकड़ों को मिलाकर धातु का स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया। लोथल खंभात की खाड़ी के निकट अहमदानगर में 80 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित एक हड़प्पाई नगर था। यह अहमदानगर है जो है वो क्या है 80 किलोमीटर की दूरी पर है और ये लोथल के जगह पे है। लोथल खंभात की खाड़ी के निकट है जो कि अहमदाबाद है। वो कहाँ पे 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक हड़प्पाई नगर के नाम से जाना जाता है। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे, यानी अच्छे और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खड़ी की मुहरें यहाँ से पाई गई है। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता था कि यहाँ एक बंदरगाह के लोथल का देखिए इस तरह का बंदरगाह होता है, चित्र में दर्शाया गया है दोस्तों। अवशेष मिले हैं। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 1700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, भूमि ने नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों को हड़प्पावासी पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया है। इस तरह
यह भी कहा गया है कि वातावरण की में भौतिक रासायनिक परिवर्तन का पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग संदर्भ सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा गया है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्व का ह्रास यानी नष्ट हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित हुए, यानी कुछ नष्ट हुए तो कुछ वृद्धि भी उनमें हुई है, विकसित भी हुए। ताम्र पाषाणिक संस्कृति से बनी रही यह सांस्कृतिक राजस्थान में ऑर्डर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जीव संस्कृति के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो यह संस्कृति जो है राजस्थान में ऑर्डर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जीव संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आज भी यह मातृ देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति से में हुई थी। ये आपका ये चैप्टर अब समाप्त होता है। आज आपका 5 चैप्टर प्रारंभिक शहर प्रथम नगर समाप्त होता है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।